हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से फोर्ब्स क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मैं विकास कुमार झा। बच्चों, पता है आप लोगों को कि सीटेट की हम लोग जो है प्रैक्टिस सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हमने लास्ट क्लास में चाइल्ड डेवलपमेंट के 30 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे और उसमें मैंने आपको क्वेश्चंस कैसे आते हैं और उसमें कॉन्सेप्ट्स भी साथ में समझाए गए थे कि कॉन्सेप्ट अगर इस क्वेश्चंस में से क्या कॉन्सेप्ट निकल के आता है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट्स के बारे में भी जानकारी हमने आपको दी थी और साथ साथ में हमने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी किए थे। ठीक है, आज जो है बच्चों, जैसे आप देख ही रहे हो कि इंग्लिश पेडागोजी जो है, इंग्लिश पेडागोजी की जो 15 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं उसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं। और पहली वाली वीडियो पहले आप लोग देख लीजिए, वो उस पर उसमें 30 क्वेश्चन सीडीपी के हैं और आज हम 15 क्वेश्चंस के इंग्लिश पेडागोजी की बात करेंगे। ठीक है, और ये डेफिनेटली क्योंकि नए कॉन्सेप्ट्स या नए जो कहते हैं नए तरीके से जो क्वेश्चंस आ रहे हैं आजकल एग्जाम में, उस पर बेस्ड है, नए पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं बच्चों, और ये डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे आपके सीटेट के एग्जाम में। आपको पता ही है बच्चों, आने वाले भी 14 को आप लोगों का एग्जाम है। एडमिट कार्ड भी आप लोग देख रहे हो कि जो एग्जाम सेंटर्स हैं वो आ चुके हैं, तो दिन बहुत कम रह रहे हैं। इन दिनों में केवल आपको प्रैक्टिस ही काम आएगी। ठीक है, जितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप करोगे उतना आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होंगे और आपको एग्जाम में फायदा भी मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। आज हम 15 सीडीपी इंग्लिश पेडागोजी के क्वेश्चंस हम आज करेंगे। ठीक है, तो आज का जो पहला क्वेश्चन है देख लेते हैं एक बार। व्हाइल प्लानिंग lesson for young learners, the teacher decide to focus on the TPR। TPR का होता है टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। ये एक ना एक्टिविटी होती है जब हम किसी भी कॉन्सेप्ट को ना अपने मोटर एक्शंस के द्वारा समझाते हैं। जैसे पक्षी कैसे उड़ रहे हैं तो पक्षी उड़ते हुए दिखाया जाता है। कोई भी चीज को ना हम अपने एक्शन से जब सिखाते हैं, समझाते हैं, उसको टीपीआर कहा जाता है। ठीक है, Which of the following should be used to include TPR in a class? मतलब TPR को यूज करने के लिए इनमें से कौन सी चीज को हम समझ सकते हैं कि TPR के थ्रू हम पढ़ा सकते हैं? Must be add some listening activities in class. Must be activity asides and instead ask questions and motivate them to respond. ऐसा तो नहीं है। Must ensure to add some bodily activities in class. Choose activity that help them to stay in their seat and work in pair or group. ठीक है, ये देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बेसिकली हम क्या करें, टीपीआर करा रहे हैं। टीपीआर कराने का जो पर्पस हमारा क्या है, हम चाहते हैं कि बच्चे क्या करें, फिजिकल एक्टिविटी करें। क्या करें, फिजिकल एक्टिविटी करें। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें कुछ मस्ट इंश्योर द एड सम बॉडीली एक्टिविटीज इन क्लास। कुछ बॉडी एक्टिविटीज हम यूज करेंगे क्लासरूम में, ताकि बच्चा जो है उसके बॉडीली स्किल जो होती है, जो हमारी बॉडी काइनेस्थेटिक स्किल्स होती हैं, वो बच्चे में क्या हो पाए, डेवलप हो पाए। तो इस क्वेश्चन का जो बेस्ट आंसर है बच्चों हमारा, वो कौन सा है, हमारा थर्ड है ना। मेन पर्पस यही है। बट फोर्थ का तो चूज एक्टिविटी दैट हेल्प देम टू स्टे इन देयर सीट्स पे बैठे बैठे काम करना। तो ऐसा तो नहीं है बच्चे कि सीट्स पे बैठे बैठे काम करना, हमें कुछ बॉडी एक्टिविटी यूज करनी है ताकि बच्चे इस काम को करने के लिए आगे बढ़ जाए। ठीक है, इसका आंसर क्या होना चाहिए बच्चों, आपका थर्ड होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी बात पे। In learning a new language, many students often lack confidence when speaking due to the language unique pronunciation rules। ठीक है, आपको पता है कि हर लैंग्वेज के अलग प्रकार के रूल्स होते हैं बोलने के, उच्चारण करने के। One way to overcome this problem is to, मतलब इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आप क्या करोगे, मतलब कि बच्चा ऑब्वियसली बात है कि कॉन्फिडेंस फील नहीं कर पाता, क्योंकि वर्ड्स जो होते हैं वो उतने अच्छे तरीके से बच्चा स्पेल नहीं कर पाता है, उतने अच्छे से उसकी एक्सेंट नहीं आ पाती है ना। तो आज एज ए टीचर क्या होना चाहिए, मतलब आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करोगे। कंडक्टिंग स्पेशल स्पीच थेरेपी। स्पीच थेरेपी की यहाँ पर यूज ही नहीं है बच्चों। स्पीच थेरेपी तो उनको दी जाती है जिनको लैंग्वेज में प्रॉब्लम होती है, बोलने में स्टटरिंग, स्टैमरिंग, तब हम उसको दे सकते हैं ना। तो ये वाला आंसर तो हम थोड़ा सा इसको तो एलिमिनेट ही कर देते हैं। करेक्टिंग एरर्स वेरेवर दे हैपेंस। जो एरर्स आते हैं उसको करेक्ट करें, तो कितने एरर्स करेक्ट करोगे आप बच्चे, तो आपको पता ही है कि सीखने समय एरर्स ज्यादा ही करते हैं, तो हम उसको करेक्शन करने वाली ऐसी कोई बात नहीं। लेटिंग चिल्ड्रन रीड अलाउड, जोर से पढ़ने के लिए कहेंगे, तो पढ़ने वाला काम यहाँ पर मेरे ख्याल से उतना नहीं होना है। यूनिक गेम लाइक एक्टिविटीज दैट रिक्वायर्स वर्बल इंटरेक्शन इन द क्लासरूम। यस, जितना एक्टिविटीज आप बच्चों को कराओगे ना, वर्बल एक्टिविटीज, उतना बच्चा सीखेगा और उतना उसकी इंटरेक्शन डेवलप होगी, बच्चा इंटरेस्ट आएगा, और इंटरेस्ट के साथ साथ बच्चे को इजीली, देखो कोई भी डिफिकल्ट जो चीजें कॉन्सेप्ट आप समझा रहे हो उसको एक्टिविटीज से सिखाओगे, प्ले एक्टिविटीज से सिखाओगे, तो बच्चा जल्दी उसको ग्रैब कर लेगा, सीख लेगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या होना चाहिए बच्चों, हमारा फोर्थ इसका राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं। अ टीचर ऑफ क्लास थर्ड इज प्रेजेंटिंग न्यू वोकैबुलरी टू द लर्नर्स, मतलब नए शब्दकोश का विकास कर रही है, नई वोकैबुलरी डेवलप कर रही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्टिव वे टू प्रेजेंट अ न्यू वोकैबुलरी, अगर नए वोकैबुलरी नए शब्दों की जानकारी उनको देनी है तो क्या इफेक्टिव तरीका हो सकता है। The teacher should try to explain a word's meaning in the situation in which it occurs. ऐसे वर्ड को सिचुएशन के साथ जोड़ते हुए पढ़ाए, सबसे अच्छा आंसर ये हो सकता है। टीचर शुड राइट इट मीनिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड एंड आस्क लर्नर टू लर्न इट बाय हार्ट। ये तो गलत है बच्चों, ये तो नहीं होना चाहिए आंसर। द टीचर शुड टेल देम टू एंटोनिम्स ऑफ वर्ड्स, मतलब उसके वर्ड्स को बता दें एंड गिव मीनिंग इन देयर लैंग्वेज, ये भी नहीं होगा बच्चों। द टीचर शुड गिव देम टू कंसाइज डेफिनेशन ऑफ वर्ड, डेफिनेशन हमेशा नेगेटिव वर्ड होता है, ये भी नहीं होगा। तो बेस्ट आंसर क्या है कि बच्चे को वर्ड को अपने सिचुएशन के साथ यूज करने के लिए मौका। देखो जब आप वर्ड को सिचुएशन के साथ यूज करते हुए सिखाते हो ना तो बच्चे को काफी लंबे समय तक उस वर्ड के बारे में जानकारी मिलती है, उसको याद रहता है चीजें। तो इसलिए इसका बेस्ट आंसर यहाँ पे क्या होना चाहिए बच्चों, आपका फर्स्ट आंसर इसका क्या है, आपका बेस्ट होना चाहिए। द टीचर शुड ट्राई टू एक्सप्लेन अ वर्ड्स मीनिंग इन द सिचुएशन इन विच इट ऑकर्स, जहां पर वो वर्ड यूज हो सकता है सिचुएशन में, उस वर्ड को यूज करना सिखाएंगे बच्चों, और सेंटेंस से सिखाएंगे ताकि बच्चा और अच्छे से जानकारी उसके बारे में ले पाए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसी बात पे। लर्निंग अ लैंग्वेज इज अ मैटर ऑफ, भाषा को सीखना क्या है, एक प्रोडक्ट है, एक स्किल है, एक एक्विजिशन है, एक प्रोसेस है। देखो लर्निंग ए लैंग्वेज आपका एक प्रोसेस भी है, प्रोडक्ट भी है, एक्विजिशन भी है। बट लर्निंग आपको पता है लैंग्वेज को हम क्या करते हैं, सीखते हैं। और सीखना जो होता है बच्चों, आपने सुना भी होगा कि लिंग्विस्टिक स्किल्स, भाषाई कौशल, भाषा एक कौशल है, स्किल है जिसे हम क्या करते हैं, सीख सकते हैं। कोई भी लैंग्वेज जब सीखी जाती है वो स्किल से कनेक्ट होती है बच्चों। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा कि लैंग्वेज क्या है, एक मैटर है टू स्किल, डेवलप द स्किल। ठीक है, तो स्किल वाला आंसर होगा बच्चों, क्योंकि हम लिखते भी हैं लिंग्विस्टिक स्किल्स, भाषाई कौशल, है ना। और लिंग्विस्टिक स्किल्स जो है इनको भाषाई कौशल कहते हैं। और 4 लिंग्विस्टिक स्किल्स होते हैं, LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। इसलिए हम इसको लैंग्वेज को एज अ मैटर क्या मानेंगे, स्किल्स की स्किल्स होती है जिसे हम क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। देखिए बच्चों लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कस किया था इसके बारे में कि अभी टेस्ट सीरीज फॉर्ब्स जो हमारा एजुकेशन है, आपको टेस्ट सीरीज दी जा रही है मात्र 199 रुपीज में। ठीक है, जिसमें आपको यहाँ पे देख पा रहे हो आप लोग 12 से प्लस उसमें आपके वो होंगे 8 मॉक टेस्ट, 8000 मॉक टेस्ट होंगे, 8 लाख के आसपास क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, 40 फ्री टेस्ट मिलेगा, फ्री टेस्ट भी आप अटेंड कर सकते हो उसके अंदर, और अनलिमिटेड टेस्ट री अटेम्प्ट्स मिलेंगे आपको फीलिंग आएंगी पूरी पूरी कि मैं एग्जाम दे रहा हूं, एग्जाम की जैसा आपको फीलिंग आएगी बच्चों। और सारे ये जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, सारे एग्जाम्स आप देख पा रहे हो यहाँ पर, SSC, CGL, CHSL हो गया, CPO हो गया, स्टेनो हो गया, GD, MTS, यानी कि लगभग 12-15 जो एग्जाम्स होते हैं उनके क्वेश्चंस आपको इसमें मिलेंगे। सारे कोर्स के हैं बच्चों, और अभी ये 199 का है बच्चों, आगे हो सकता है 15 तारीख के बाद इसके जो है प्राइस है वो बढ़ जाए, तो आप अभी इसको ले लीजिए। इसके लिए आपको क्या करना होगा आपको बता दूं मैं, आपको फॉर्ब्स प्रैप नामक जो ऐप है, दिख रहे फॉर्ब्स प्रैप नामक ऐप डाउनलोड करना होगा। फिर वहां पर आपको सब्सक्रिप्शन मिलेगा। सब्सक्रिप्शन जो है आपका 6 मंथ के लिए होगा बच्चों, और ये सिर्फ 199 का है बच्चों, आप ले सकते हैं। एंड आप इसमें क्वेश्चन, मतलब कि आपको प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छी रहेगी बच्चों। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट, DT+P या किसी टीचिंग के अलावा और टीचिंग के भी, तो आप इस टेस्ट का, इस जो मॉक क्वेश्चंस हैं या टेस्ट सीरीज है, इसका आप क्या लगा सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं। प्राइस भी बहुत कम है, 199 में आपको ये मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, आप लेना चाहते तो ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चूज द स्ट्रेटेजी that match the example. I focus on the language I use to make sure it is correct. तो मतलब कि एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है, इस एग्जाम्पल को आपको मैच करना है कि आई फोकस ऑन द लैंग्वेज, मैं लैंग्वेज पे फोकस करता हूं, आई यूज टू मेक श्योर इट इज करेक्ट, है ना, यूज करता हूं और उसको किस तरीके से मैं श्योर कर रहा हूं कि वो कितना सही है। तो ऑब्वियस बात है कि मैं उस चीज को खुद जज कर रहा हूं, है ना। तो यहां पर क्या होना चाहिए, मेमोराइजिंग तो आंसर होगा नहीं, नेगेटिव होता है। रिवाइजिंग कोई बात नहीं की जा रही है, ट्रांस लैंग्वेज की बात की जाती है। यहाँ पे क्या होगा, सेल्फ मेंटोरिंग। सेल्फ मेंटोरिंग में क्या होता है कि जो भी लैंग्वेज हम सीख रहे हैं उसको हम खुद क्या करते हैं, चेक करते रहते हैं, और फिर ये देखते हैं कोई कमी है तो उस कमी को हम क्या करते हैं, दूर करते हैं। तो सेल्फ मेंटोरिंग का मतलब ये होता है कि हम अपने
किए गए टास्क को, सीखी गई चीजों को हम खुद क्या करते हैं, असेस करते हैं, उसको समझते हैं, उसमें आने वाली जो समस्याएं होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, उसको हम जज करते हैं। इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए बच्चों हमारा, आपका सेल्फ मॉनिटरिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट इन क्लास सेकेंड सिंग ए सॉन्ग, एक गाना गाते हैं। हेड एंड शोल्डर, नी एंड टोज, दे टच the correct part of their body as they sing the song. Which method is the teacher using to teach them? अभी ये TPR वाला अभी क्वेश्चन पीछे गया है। जब हम कोई भी चीज को पढ़ाते समय, कोई भी वर्ड को पढ़ाते समय एक्शन का यूज करें, जैसे मान लो कि मैंने वर्ड यूज किया हेड एंड शोल्डर, तो मैं पहले हेड को टच कर रहा हूं, फिर मैं शोल्डर को टच कर रहा हूं, फिर लिखा हुआ है नी एंड टो, नी को टच कर रहा हूं, तो यानी कि मैं वर्ड के साथ साथ एक्शन भी कर रहा हूं। तो इस प्रकार के पढ़ाने के तरीकों को हम लोग क्या कहते हैं, उसको कहा जाता है टीपीआर। याद रखो बच्चों, क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं। टीपीआर मतलब होता है टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। ठीक है बच्चों, जो गतिविधि कराई जाती है वो। ठीक है बच्चे, सीधा सा इसका आंसर ये है कि इससे बच्चे एक्शन भी करेंगे और एक्टिविटी के माध्यम से, फिजिकल एक्टिविटी के माध्यम से क्या कर पाएंगे, सीख पाएंगे। तो इसलिए इसका आंसर क्या होना चाहिए आपका है टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। एटलेक्टिक होता है जब एक से अधिक मेथड यूज किए जाते हैं। ऑडियोलिंगुअल होता है जब सुनकर कोई चीज सीखी जाती है। और कम्युनिकेशन लैंग्वेज टीचिंग होती है जब बच्चे को कम्युनिकेशन के द्वारा या लैंग्वेज यूज के द्वारा कोई चीज सिखाई जा रही होती है, कोई लैंग्वेज सिखाई जा रही होती है। बट यहाँ पे तो एक्शन की बात की जा रही है, तो आंसर क्या होगा, टीपीआर, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। नेक्स्ट देखते हैं। स्टूडेंट वर्क इन ग्रुप टू आंसर 5 क्वेश्चंस अबाउट वोकैबुलरी फ्रॉम द प्रीवियस यूनिट। मतलब एक ग्रुप में ना 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं सही बच्चों को वोकैबुलरी के। देन दे एक्सचेंज क्वेश्चन विद अनदर, मतलब कि सबके पास 5 क्वेश्चन है, फिर वो क्या करते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं। एंड विद अनदर ग्रुप एंड ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। यानी कि 5 मेरे पास है तो 5 तो मैंने उससे क्या किया, एक्सचेंज कर लिया। तो इससे क्या, दिस इज एग्जांपल, इससे क्या कहेंगे, ऑब्वियसली बात है कि क्लासरूम के अंदर जो बच्चे बैठे हुए हैं और वो एक दूसरे क्वेश्चंस को सीख रहे हैं और उसको क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं। तो इस प्रकार के असेसमेंट को कहा जाता है बच्चों पीयर असेसमेंट। जब कोई चीज ग्रुप में कराई जा रही हो और ग्रुप में कोई चीज असेस की जा रही हो, तो वहां पर कौन सा असेसमेंट होता है बच्चों, पीयर असेसमेंट होता है। सेल्फ में यहाँ पर कोई बात ही नहीं हो रही, फीडबैक की बात नहीं हो रही और रीडिंग असेसमेंट कोई बात नहीं हो रही। आंसर क्या होगा, पीयर असेसमेंट। बच्चे एक दूसरे के टास्क को, एक दूसरे के काम को क्या कर रहे हैं, असेस कर रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों हमारा, सेकंड। नेक्स्ट है आई लाइक इट व्हेन द टीचर गिव मी अ कार्ड विद अ वर्ड ऑफ फ्रेज ऑन इट एंड आई हैव टू एक्ट इट। मतलब मुझे कुछ वर्ड्स देते हैं या मुझे कोई फ्रेज देते हैं, तो इट एंड आई हैव टू एक्ट इट आउट, मुझे उस पर एक्ट करना होता है for the rest of the class so that they guess the word। मतलब कि कोई वर्ड मिला है, फ्रेज मिला, हमने देखा बहुत सारे क्विज कंपटीशन टाइप के ऐसे नहीं होते हैं, कोई वर्ड मिलता है उसको आपको अपने एक्शन से दिखाना होता है और बाकी बच्चे उसको गैस करते हैं कि किस चीज के बारे में बात की जा रही है। तो फाइंड द लर्नर्स, कॉमेंट विद द लर्नर्स, प्रेफर्स लिस्टेड बिलो। मतलब इससे क्या जनरली डेवलप होता है, आई रिमेंबर लैंग्वेज व्हेन आई एम मेमोराइज द फ्रेज फ्रॉम द कार्ड। तो ये क्या है, मतलब मेमोराइज वाली तो इसमें कोई बात नहीं है। आई रिमेंबर लैंग्वेज व्हेन आई एम काइनेस्थेटिकली इन्वॉल्व। यस, इसमें क्या हो रहा है कि ऑब्वियसली टीपीआर वाली बात यहाँ पे आ रही है कि बच्चे को लैंग्वेज को हम बॉडी के मूवमेंट से समझा रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि काइनेस्थेटिक एबिलिटी डेवलप हो रही है ना बच्चे। तो देखो ये भी कहना कि आपको देख रहे हो टीपीआर से कनेक्ट हो रहा है। तो लगभग क्वेश्चन क्या है, टीपीआर बच्चा है ना वो कोशिश कर रहा है कि वो कैसे रिमेंबर कर रहा है चीजों को, अपने बॉडी के एक्शन के माध्यम से इन्वॉल्व होते हुए। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए बच्चों, बी, यानी कि सेकंड। आई रिमेंबर लैंग्वेज व्हेन इट सी वाली तो ऐसी कोई बात नहीं है। आई रिमेंबर लैंग्वेज व्हेन इट हियर, मैं सुनता हूं, तो मतलब एक्शन के माध्यम से सिखाया जा रहा है, तो टीपीआर यूज हो रहा है, तो काइनेस्थेटिक वाली बात इसमें आ जाएगी। इसलिए इसका आंसर क्या होना चाहिए, सेकंड होना चाहिए। नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट। क्वेश्चन है ऑल चिल्ड्रन हु एंटर स्कूल आर कॉम्पिटेंट लैंग्वेज यूजर्स अकॉर्डिंग टू देयर एज। बिल्कुल सही है, ये बच्चे स्कूल में आते तो अपने एज के हिसाब से लैंग्वेज को बोल समझ लेते हैं, बात सही है बिल्कुल। ड्यू टू लैंग्वेज एंड कल्चरल डाइवर्सिटी दे आर अनेबल टू डेमोन्स्ट्रेट देयर एबिलिटी। मतलब कि कल्चर अलग होता है, इस वजह से वो अपनी एबिलिटी को डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर पाते। अनेबल लिखा हुआ तो ये तो गलत है बच्चे अपनी कल्चर चाहे कुछ भी हो, बच्चा अपनी एबिलिटी को शो कर सकते। तो असर्शन तो हमारा सही है, रीजन हमारा गलत है। तो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा ए ट्रू बट आर फॉल्स। ए इसका आंसर होगा बच्चों चाहे बच्चा किसी भी कल्चर का क्यों ना हो, किसी भी डाइवर्सिटी का क्यों ना हो, बच्चा अपनी लैंग्वेज में अपनी बात को समझा सकता है।
हाँ, बट हमें याद रखना है बच्चा, क्योंकि डाइवर्सिटी ज्यादा होती है, इसलिए हमें एक अप्रोच यूज करना होता है, इसको बोलते हैं मल्टी लिंगुअल अप्रोच। क्या बोलते हैं? मल्टी लिंगुअल अप्रोच। इस अप्रोच का हमें यूज करना चाहिए। तो सेकंड स्टेटमेंट रीजन गलत है और असर्शन हमारा ठीक है, इसलिए ए हमारा ट्रू है, बट आर हमारा क्या है यहां पर? फॉल्स। नेक्स्ट है, मंजीत ऑफ क्लास 5th स्पीक्स इन डिफरेंट वे टू हिज टीचर, यानी कि टीचर से अलग तरीके से बात करती है, टू हिज फ्रेंड एंड ऑल्सो टू 2 years ओल्ड चाइल्ड, यानी कि अपने फ्रेंड से, 2 साल के बच्चे से, टीचर से अलग तरीके से बात करती है। इट मीन्स मंजीत नोज हाउ टू यूज लैंग्वेज इन सोशल सिचुएशन, उसको पता है कि लैंग्वेज का समाज में कैसे यूज करना है। व्हाट इज द एट्रीब्यूशन ऑफ अ लैंग्वेज नोन, इसको सीधी सी बात, इसको कहा जाता है प्रैग्मेटिज्म। प्रैग्मेटिज्म होता है लैंग्वेज बिहेवियर। क्या बोलते हैं इसको हम? लैंग्वेज बिहेवियर। आप लैंग्वेज को कैसे यूज करते हो, इसको हम लैंग्वेज यूज लैंग्वेज इन डिफरेंट सिचुएशन विथ मॉरल एंड एथिकल वैल्यूज। एथिक्स के साथ जो लैंग्वेज हम यूज करते हैं उसको प्रैग्मेटिज्म बोलते हैं। एक्ट ऑफ स्पीच की बात किया है, की बात है, सेमेंटिक की बात है, यहाँ पे क्या होगा? सीधी सा आंसर प्रैग्मेटिक्स मतलब होता है कैसे आप लैंग्वेज का सिचुएशन में यूज करते हो। यूज इन सिचुएशन, यूज इन सिचुएशन। इसका सीधा सा आंसर क्या होगा बच्चों? हमारा फर्स्ट इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। A mother noticed that her child sometimes says things that she has never heard adult or her sibling says. Okay, she is confused as she believed that the child learns language by imitating people in her family and immediate surrounding. Her beliefs resonated with, मतलब ये कह रहा है कि देखो, उसने नोटिस किया कि वो ना कुछ ऐसे वर्ड बोल रहा है जो कि ना उसके घर आसपास के जो मतलब उसके परिवार के लोग वो नहीं बोलते हैं। तो ऑब्वियसली बात है कि बच्चा तो कहीं से भी लैंग्वेज सीख सकता है। अब जरूरी नहीं कि बच्चा जो वर्ड बोल रहा है उसने अपने घर की सराउंडिंग से सीखा, उसके सोसाइटी में बहुत बड़ी होती है, उसने स्कूल में सीख लिया हो, अपने फ्रेंड्स के साथ सीख लिया हो, कहीं से भी हो सकता है। तो ये क्या है? ये किस चीज का एक एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल है कंस्ट्रक्टिविज्म का। ठीक है, कंस्ट्रक्टिविज्म का एक एग्जाम्पल है बच्चों ये। इसको निर्माणवाद कहा जाता है, जहां पर बच्चा कहीं से भी एक्टिवली नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर सकता है, वर्ड्स को सीख सकता है। मल्टीलिंगुअल है नहीं, नेटिविज्म है नहीं, और नेटिविस्ट है नहीं, और बिहेवियरिज्म भी आती है। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा? कंस्ट्रक्टिविज्म यानी कि निर्माणवाद, क्योंकि बच्चे कहीं से भी लैंग्वेज को क्या कर सकते हैं? कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसका आंसर ये हमारा क्या होगा? फर्स्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है बच्चों, फिर से एक बार 199 का ये पास है बच्चों। ये कूपन कोड आप यहाँ पे लगाओगे, फॉब्स 199, ये मेरा कूपन है बच्चों। और ये कूपन जो है, इस कूपन में आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, और ये 15 तारीख तक ये आप यूज कर सकते हो। मैंने आपको पहले कहा था 15 के बाद जो है, इसके बाद फिर इसका जो प्राइस है वो बढ़ जाएगा बच्चों। ठीक है, और अगर आपको किसी प्रकार की क्वेरी चाहिए और रिगार्डिंग इस पे कोई बात करनी है तो इस नंबर पर आप कॉल करके पूछ सकते हैं रिगार्डिंग दिस टेस्ट सीरीज। ठीक है, और ऐप का नाम आपको याद है कि फॉब्स प्रेप ऐप है। इस ऐप को आप डाउनलोड कीजिए और इस जो सुविधा है, ये जो टेस्ट सीरीज है, इसका आप लाभ उठा सकते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। The set of skills that develop before children begin formal reading instruction and which provide the foundation for a later academical skills. अच्छा, कोई बच्चे को डेवलप कर रहे हैं बिफोर चिल्ड्रन बिगेन फॉर्मल रीडिंग। रीडिंग से पहले हम कोई एक्टिविटी बच्चों को करा रहे हैं ना, रीडिंग संबंधी एक्टिविटी करा रहे हैं, तो कह रहे बिफोर रीडिंग स्किल्स, रीडिंग सेक्शन से पहले को एक्टिविटी करा रहे हैं, विच प्रोवाइड द फाउंडेशन फॉर द लेटर एकेडमिकल स्किल, जो आगे उसको सीखने में काम आएगा। जब कोई चीज सिखाने से पहले को एक्टिविटी कराई जाती है बच्चे को, तो उसको कहा जाता है, सीधे से बात, इसको बोला जाता है इमर्जेंट लिटरेसी। इमर्जेंट लिटरेसी होता है बच्चों सिखाने से जस्ट पहले की एक्टिविटी। जैसे मतलब आप राइटिंग करना सिखा रहे हो, उससे पहले आप क्या करते हो? बच्चों को बुक पर करना सिखाते हो, स्क्रिप्लिंग करना सिखाते हो। तो ये प्री राइटिंग टास्क, जो भी प्री राइटिंग या प्री एक्टिविटी टास्क होते हैं ना बच्चों, वो सारे के सारे किसमें आ जाते हैं? इमर्जेंट लिटरेसी में। इसको बोलते हैं प्री राइटिंग टास्क कह सकते हो, या ये कह सकते हो आपकी जो भी एक्टिविटी आप यूज करते हो कोई भी स्किल सिखाने से पहले, कोई भी चीज सिखाने से पहले, पढ़ना लिखना सिखाने से पहले जो भी पहले प्री एक्टिविटी कराई जाती है, उसको इमर्जेंट लिटरेसी कहा जाता है बच्चों। तो इसका आंसर क्या होगा यहाँ पर?
सेकंड। ठीक है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा बच्चे क्या करते हैं, पढ़ने से पहले बुक्स को लेते हैं, आड़े टेढ़े से घुमाते रहते हैं, कुछ ना कुछ पेन से ऐसे उसको लिखते रहते हैं, वो लिटरेसी में नहीं आया अभी। बट ये जो एक्टिविटी लिटरेसी से पहले की एक्टिविटी है उसी को बोलते हैं इमर्जेंट। इमर्जेंट होता है जो शुरुआत में, शुरुआती जो बच्चा जो जब पढ़ने लिखने जाता है तो उससे पहले वो क्या करता है। ठीक है, चलिए इसका आंसर क्या होगा बच्चों, हमारा सेकंड होगा। ये काफी क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है, आप देख सकते हैं। Grandmother loves to read out stories from books to young children at home, and it is the way expose them to books and new ideas, and the children are actively engaged in the process। मतलब कि स्टोरी पढ़ती है और बच्चे को सुनाती है और बच्चे बड़ा अच्छे से इंटरेस्ट लेते हैं, एंड चिल्ड्रन आर एक्टिवली एंगेज इन द प्रोसेस, और प्रोसेस में इन्वॉल्व भी होते हैं। दिस टीचिंग टेक्निक्स इज व्हाट, ये क्या है? ये अलाउड रीडिंग है? नहीं, अलाउड रीडिंग तो नहीं कह सकते। डायलॉगिक रीडिंग कह सकते हैं, डायलॉग के माध्यम से। मॉरल रीडिंग नहीं होगा, शेयर रीडिंग नहीं होगा। इसका आंसर मेरे ख्याल से होना चाहिए डायलॉगिक रीडिंग, है ना। बच्चा डायलॉग के माध्यम से डायलॉग दे, बच्चा उसको सुनता है, उसको क्या करता है, सीखने की कोशिश करता है। ठीक है, शेयर रीडिंग है नहीं, है ना। तो दिस टेक्निक्स इज नोन एज, है ना। तो ये एक डायलॉगिक रीडिंग हो सकता है। एक मिनट देख लेते हैं दोबारा से इस क्वेश्चन को। ग्रैंडमदर लव्स टू रीड आउट स्टोरीज फ्रॉम बुक to young children at home, okay, and in the this way expose them to book and new ideas, and children are actively engaged in this process. This technique is known as, इस टेक्निक को बच्चों हम मॉडल रीडिंग कह सकते हैं। यस, यहाँ पे आंसर क्या होगा, डायलॉग से यहाँ पे कोई बात नहीं हो रही है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए बच्चों, मॉडल रीडिंग। क्योंकि वो जो ग्रैंडमा है उसके लिए एक मॉडल के रूप में काम करिए, जिस जैसे वो देखती है उसको कैसे पढ़ती है तो वैसे वो चीज को सीख सकता है। तो इसलिए इसका आंसर यहाँ पे क्या होना चाहिए, आपका थर्ड होना चाहिए। नेक्स्ट है बच्चों हमारा 14वां क्वेश्चन। एन अप्रोच टू टीचिंग रीडिंग दैट स्टार्ट विद बेसिक एलिमेंट्स। बेसिक एलिमेंट से स्टार्ट करते हैं, लाइक लेटर्स एंड फोनिम्स, एंड टीचर चिल्ड्रन एंड द फोनिम्स कैन बी कंबाइंड इनटू वर्ड्स बिफोर मूविंग ऑन द रीडिंग एज ए होल। अच्छा, ये कह रहे कि पहले वो लेटर सिखाती है और लेटर्स के बाद क्या है, बाकी वर्ड्स पर जाती है। फिर लेटर सिखाती है, फिर वो वर्ड्स को सिखाती है। तो इस अप्रोच को क्या कहा जाता है? देखो, जब हम छोटे से बड़े की ओर बढ़े रहा तो इस अप्रोच को जब हम छोटे से लेटर से हम लोग वर्ड्स की ओर जब बढ़ते हैं तो इस अप्रोच को हम कहते हैं बॉटम अप अप्रोच, याद रखना। और जब हम बच्चे को सेंटेंस सिखा रहे हैं और सेंटेंस सिखाकर फिर हम उसको वर्ड्स पर लेके आते हैं और फिर जब लेटर्स पे लेके आते हैं तो इस अप्रोच को बोला जाता है टॉप डाउन अप्रोच। क्योंकि यहाँ पे लेटर से शुरुआत की गई है तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, बॉटम अप। ये दो अप्रोचेज होते हैं जिसमें पहले हम अगर छोटे से स्टार्ट कर रहे हैं, लेटर से स्टार्ट कर रहे हैं तो बॉटम अप, अगर हम सेंटेंस या फ्रेज से स्टार्ट कर रहे हैं तो टॉप डाउन अप्रोच होता है बच्चों। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा यहाँ पर, बॉटम अप अप्रोच। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। अ टीचर कैन डेवलप द लिसनिंग स्किल ऑफ लैंग्वेज लर्नर्स बाय, मतलब कैसे बच्चों में लिसनिंग स्किल डेवलप कर सकता है। क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटी फॉर लर्निंग टू लिसन टू द वैरायटी ऑफ लैंग्वेज सोर्स एंड पीपल एंड एंगेज इनटू द लिसनिंग एक्टिविटी। यही हो सकता है बच्चों कि एक से अधिक लोगों से सुनेगा और सुनकर वो एक्टिविटी करेगा। मेकिंग द लर्नर्स लिसनिंग टू द एवरीडे हियर पैसिवली। पैसिव वर्ड तो नेगेटिव होता है बच्चों, याद रखना। स्पीकिंग कंटिन्यूअसली टू लर्नर्स बोथ विद इन द क्लासरूम एंड आउटसाइड। ठीक है, फोकसिंग ओनली ऑन लिसनिंग, ओनली लिखा हुआ ये भी नेगेटिव वर्ड होगा। तो आंसर यहाँ पे क्या होना चाहिए, बेस्ट वन, कि उसको अपॉर्चुनिटी देना सुनने के और वैरायटी ऑफ सोर्सेज को सुनने का मौका देंगे मिलेगा तो बच्चा एक्टिवली सीखेगा भी और उसकी सुनने की स्किल क्या होगी, डेवलप होगी बच्चों। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए बच्चों हमारा, दैट इज फर्स्ट। ठीक है, तो ये 15 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। आई होप कि काफी कॉन्सेप्ट भी आप समझे होंगे इस क्वेश्चन के माध्यम से। देखो, यहाँ पर प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस कराने का पर्पस यहाँ पर ये नहीं है कि आपको क्वेश्चन सिखाना, पर्पस ये है कि क्वेश्चंस के माध्यम से आपको कॉन्सेप्ट समझाना। मेन पर्पस हमारा कॉन्सेप्ट को समझाना है बच्चों। ठीक है, तो इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं। अगली वीडियो में हम लोग हिंदी पैडागोजी की सेम जो हिंदी इंग्लिश में हमने पढ़ा है हिंदी पैडागोजी में भी पढ़ेंगे, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश की जो पैडागोजी है बच्चों आजकल 2 साल से मैं देख रहा हूँ कि सेम आ रही है। तो अगर आप हिंदी में अच्छे हैं तो इंग्लिश की पैडागोजी अच्छे से कर लोगे, क्योंकि हिंदी ही पैडागोजी सेम इंग्लिश की आ रही है। और आप अगर इंग्लिश में अच्छे हो तो आप हिंदी की पैडागोजी भी कर सकते हो, क्योंकि इंग्लिश के थ्रू आप हिंदी का भी यूज कर सकते हो। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा अवसर है कि आप दोनों चीज को समझ कर करो। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो हिंदी में अच्छे नहीं होते,
इंग्लिश में अच्छी होती है तो आराम से वो दोनों चीज कर सकते हैं, दोनों जो पोर्शंस हैं वो कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो मिलते हैं हिंदी पेडागोजी की नेक्स्ट वीडियो में हम लोग। तब तक बच्चों इतना तैयार कीजिए, और कोई प्रॉब्लम है, किसी प्रकार का डाउट है आपको, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं देख लूंगा। एंड देन अगर मुझे लगेगा कि सोल्यूशन देना चाहिए तो मैं आपको सोल्यूशन भी प्रोवाइड कराऊंगा बच्चों। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।